हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पिछले दिनों इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 4 अध्याय 4 शुरू किए थे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण क्या है ना, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव है और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष या उपाय, तो ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो 2 तरह से पड़ा। एक है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहला है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव जो पड़ा, लाभ वाला, और नकारात्मक जो नुकसान, हानि, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। तो भारत में वैश्वीकरण के कई सारे सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि वैश्वीकरण के कारण नए उद्योग क्या हुए बच्चों, भारत में स्थापित हुए, और नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार के नए अवसरों का क्या हुआ, सृजन हुआ। दूसरा प्रभाव वैश्वीकरण का भारत पर ये पड़ा कि उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय जो कंपनियां हैं उनका भारत में क्या हुआ, विस्तार हुआ। तीसरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। अब जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ये कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियां हैं जिनके उभरने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ये कंपनियां जो हैं वो विश्व स्तर पर क्या करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। चौथा प्रभाव क्या पड़ा कि वैश्वीकरण से जो सेवा प्रदाता कंपनियों से, है ना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए नए अवसरों का क्या हुआ, सृजन हुआ। यही कारण कि आज जो प्रशासनिक कार्य हैं, इंजीनियरिंग जैसी जो सेवाएं हैं, है ना, भारत में वो अब सस्ते, है ना, रूप में क्या है, ये सेवाएं जो हैं भारत में उपलब्ध हो रही हैं, और साथ ही ये विकसित देशों को क्या की जाती हैं, निर्यात भी की जाती हैं। पांचवा प्रभाव क्या पड़ा सकारात्मक, वो था कि वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। हम जैसे लोगों को भी, हम सब क्या हैं बच्चों, उपभोक्ता हैं, तो हम सबों को भी लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ कि ये लोग, है ना, यानी जो उपभोक्ता थे, ये पहले की तुलना में उच्चतर जीवन का, है ना, यानी बेहतर जीवन का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। क्योंकि अब मार्केट में क्या था, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं के कई सारे क्या थे, विकल्प थे, इसलिए अच्छे वस्तु और कम दामों पे वस्तुएं क्या होने लगी, मिलने लगी, जिसके कारण उपभोक्ताओं का उच्च स्तर जो है, जीवन जो है वो उच्च स्तर का हो गया, यानी बेहतर जीवन हो गया पहले की तुलना में। तो ये वैश्वीकरण के बच्चों 5 प्रभाव हैं। छठवां प्रभाव क्या हुआ कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में माल और सेवाओं में किया जाने वाला जो निवेश था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में माल और सेवाओं के लिए जो मुद्रा व्यय कर रही थी, यानी निवेश कर रही थी, पैसा लगा रही थी, वो भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। और ये कब से शुरू हुआ, 1991 से अब तक जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विनिवेश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बच्चों कुछ वैश्वीकरण के सकारात्मक यानी अच्छे प्रभाव। हर चीज़ के बच्चों 2 पहलू होते, एक अच्छा भी होता है, बुरा। उसी तरह वैश्वीकरण का भी भारत पर भी कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा, जिसको हम नकारात्मक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं।
तो कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो भारत में वैश्वीकरण का जो है वो लाभ जो है या प्रभाव जो है उत्पादकों और जो कर्मचारी थे उन पर समान नहीं पड़ा, एक समान नहीं प्रभाव था। कुछ नकारात्मक प्रभाव जो पड़े वो हैं इस प्रकार से। पहला है नकारात्मक प्रभाव या बुरा प्रभाव, वो था कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? जो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा थी यानी कंपटीशन था, उसके कारण बच्चों श्रमिकों का रोजगार लंबे समय तक सुनिश्चित नहीं रह सका, है ना। अर्थात जहाँ पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर काम या रोजगार देते थे, वहीं अब वे कारखाने श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देने लगे या देते हैं। क्यों देने लगे अस्थायी रोजगार? क्योंकि ऐसा करने से वो साल भर यानी पूरे वर्ष श्रमिकों को उनको वेतन नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए जो अस्थायी आधार पर कारखानों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था, वो वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ कि अब अस्थायी रोजगार देते थे ताकि श्रमिकों को साल भर वेतन ना देना पड़े। दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करने, यानी उनके काम करने का जो समय था, घंटा था, वो भी क्या था, काफ़ी लंबा था। ठीक है। तीसरा नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि श्रमिकों की मजदूरी काफ़ी कम होती थी, इसलिए श्रमिकों को बच्चों अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें अपने अतिरिक्त समय में भी काम करना पड़ता, यानी उनको ओवर टाइम करना पड़ता था ताकि वो अपनी ज़रूरतों को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि वैश्वीकरण के कारण, है ना, मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिला। इससे केवल वैश्वीकरण से केवल जो धनी उपभोक्ता, कुशल और शिक्षित लोग और धनी उत्पादक थे, वो ही वैश्वीकरण से क्या हुए, सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों ने सकारात्मक प्रभाव भी देखा और नकारात्मक, अच्छे प्रभाव भी देखे और बुरा प्रभाव भी देखा। अब चलते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण, है ना। क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण के उपाय। तो वैश्वीकरण की नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों के संरक्षण में होना चाहिए ना, यानी किसी विशेष वर्ग को ही लाभ ना मिले बल्कि देश के सभी लोगों को लाभ हो। तो ऐसी नीति होनी चाहिए वैश्वीकरण की, है ना। तो सरकार द्वारा इस संबंध में कई सारे क्या किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय जो हैं वो हम पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला उपाय है वो है श्रमिक कानून का उचित कार्यान्वयन हो, है ना। जो श्रमिक कानून है उनका सही ढंग से उनका क्या हो, पालन हो, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब उनका पालन हो और श्रमिकों को अपने क्या मिले, अधिकार मिले। दूसरा क्या करना है उपाय सरकार के द्वारा, वो है छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन के लिए सहायता प्रदान करना, यानी आर्थिक मदद करना, है ना, ताकि जब तक वो छोटे उत्पादक उनका उत्पादन पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें सरकार क्या करे, मदद करे। और तीसरा क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यापार जो अवरोधक हैं यानी प्रतिबंध हैं उनका क्या करना, प्रयोग करना। क्योंकि उदारीकरण में क्या किया था सरकार ने, व्यापार जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था। तो आवश्यकता पड़ने पर वैश्वीकरण की नीति के अनुसार सरकार को चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर व्यापार अवरोधकों यानी प्रतिबंधों का क्या करना, प्रयोग करना।
तो ये क्या है बच्चों, न्याय संगत वैश्वीकरण के उपाय। अब आता है बच्चों, जो भारत में विदेशी निवेश में बड़ी कंपनियों ने जो पैसा लगाया, व्यय किया है ना, उसको आकर्षित करने के क्या उपाय हैं? कैसे विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित किया जा सकता, ताकि विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा भारत में क्या करें, निवेश करें, पूंजी निवेश करें। तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला जो सरकार द्वारा कदम उठाया गया वो है कि विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। दूसरा उपाय क्या किया गया, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से, जो आयात होता था उस पर से भी प्रतिबंध हटाया गया सरकार द्वारा। और तीसरा उपाय क्या किया गया विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, वो था उद्यमों को लगाने के लिए जो लाइसेंस वाली प्रथा थी कि सबको लाइसेंस लेना ज़रूरी था, तो लाइसेंस प्रथा को भी क्या किया गया, लाइसेंस मतलब रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, लाइसेंसिंग प्रथा को भी क्या कर दिया गया, हटाया गया। तो इस तरह से ये उपाय करके सरकार ने विदेशी निवेश को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा है ना लाने के लिए क्या किया, आकर्षित किया। अब आता है श्रम कानूनों में लचीलापन। तो श्रम कानूनों में लचीलापन लाकर भी है ना कंपनियों को क्या किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। तो सरकार ने श्रम कानून में लचीलापन लाने के लिए जो उपाय किए है ना, जिसके द्वारा कंपनियों को क्या किया जा सके, मदद किया जा सके। तो उसमें सबसे पहला जो उपाय किया सरकार ने वो था कि कंपनियां छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं, है ना। छोटी अवधि मतलब कम समयों के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती हैं। दूसरा मदद क्या किया श्रमिकों के लिए सरकार ने, वो था कि कंपनियां मजदूरों को अनुबंध पर, है ना, अनुबंध यानी एग्रीमेंट पर काम पर क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। और तीसरा उपाय क्या किया श्रम कानून में लचीलापन के अंतर्गत, वो था कि श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनी के लिए मजदूरों की लागत में भी कमी आती है। तो ये कुछ क्या किए गए, श्रम कानूनों में लचीलापन लाने के लिए लाया गया, ताकि जो कंपनियां हैं उनकी क्या की जा सके, मदद की जा सके। तो ये है बच्चों हमारा वैश्वीकरण का आपका जो लेसन था, वो आज आपका वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का ही लास्ट लेसन जो है वो पढ़ेंगे, उपभोक्ता के अधिकार। तो थैंक यू बच्चों।